अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। मुल्क में एक नई दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है और वो है मुख्तलिफ नए मज़ीद सूबे बनाने की बहस। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा और बल्कि एक वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस आ रहे हैं। एक तरफ कुछ एकेडमिक्स, सियासी शख्सियात, ताजिर बरादरी के भी कुछ अफराद ये राय रखते हैं कि मुल्क में जो मौजूदा मसाइल हैं, ख़ासकर आबादी का मसला, गवर्नेंस का मसला, नीचे तक वसाइल की तकसीम ना होना, इसके ऊपर बल्दियाती जो हमारा मौजूदा निज़ाम है वो नाकाम हो चुका है। इसलिए नए सूबे बनाकर मज़ीद बाइफिकेशन की जाए मसाइल हल करने के लिए। दूसरी तरफ सियासी जमातें, दीगर अफराद और पीपल्स पार्टी बिलखुसूस ये राय रखते हैं कि इस राय में बिल्कुल वज़न नहीं है, ये एक साजिश है मज़ीद तकसीम करने की सिंध को, और ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये बेवक्त की रागनी है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब ज़रा इस डिबेट को अपने तज्ज़ियाकारों के सामने खोलते हैं कि क्या इस वक्त मुल्क के मौजूदा मसाइल में जो सूबों की बात हो रही है या मज़ीद नए सूबों का क़याम एक इंतज़ामी ज़रूरत है या फिर ये एक महज सियासी नारा है। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये एकदम से सूबों की बात चली कहाँ से, और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई जा रही हैं, बहुत से सेमिनार्स हो रहे हैं, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं सूबों की अफादियत के ऊपर और क्यों पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। ये क्या एक मुनज़्ज़म सोच है, कोई कैंपेन है हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, जो हम आने वाले दिनों में शेप अप होता देखेंगे, या फिर ये सिर्फ एक डिबेट का हिस्सा है जो एकेडमिक्स अपने तौर पर कर रहे हैं? एंड फिर ऑफ कोर्स आपकी राय कि दोनों में से क्या बेहतर है? बहुत शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये कि क्या ये कोई एक मुनज़्ज़म सोच और एक मंसूबे के तहत ये सारी डिबेट शुरू की गई है या नहीं, तो मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल एक मुनज़्ज़म सोच और मंसूबे के तहत ही की गई है। इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूदा जो है वो भी ये चाहती है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो बड़े सूबे हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको छोटे छोटे यूनिट्स में तब्दील किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी वजह है जो बताया जा रहा है कि इसको जो है वो जो छोटे यूनिट्स बनाने हैं, 12 बनाने हैं या जितने भी बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर बनाने चाहिए, लिसानी बुनियादों के ऊपर नहीं बनाने चाहिए। लेकिन सवाल इस पे ये है कि ये जो डिबेट शुरू की गई है और जिसका भी मंसूबा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, ये ज़्यादा अहम है इस टाइम। बहस तो ये हमने देखा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जब वो थे उस टाइम भी नए सूबों का मुतालबा किया गया था। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो डिक्टेटर्स आए थे तो उनके दौर में भी ये इस तरह के मुतालबात सामने आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़े सूबे हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर पंजाब का देखा जाए या सिंध का देखा जाए। किसी छोटे और दूर दराज इलाके के लोगों को अगर काम पड़ता है तो उनको लाहौर जाना या फिर इवन जो मैनेज करना एक इतने बड़े सूबों को वो पॉसिबल नहीं है। तो छोटे बुनियाद के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर सूबे होने चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली इस टाइम पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। और उसकी मैं अगर आपको वजूहात बताऊं कि क्यों पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा और जो पीपल्स पार्टी ये कह रही है, तो उसके पीछे भी एक जो है वो वजह है। पहली बात तो ये है कि जो सूबा बनाना होगा उसके लिए आपको एक आइनी प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ेगा। आइनी प्रोसेस ये है कि जो आइन का आर्टिकल 239(4) है वो उसके मुताबिक आपने अगर किसी सूबे की जो लिमिट्स को अल्टर करना है तो उसके लिए पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको पीपल्स पार्टी की और दीगर जो बड़ी जमातें और छोटी जमातें उनकी जो है वो सपोर्ट चाहिए होगी। पीपल्स पार्टी इस टाइम पहले ही जो है वो इससे इनकार कर रही है। तो पहले प्रोसेस पे ही जो आइनी तौर के ऊपर इसको पार्लियामेंट में इसकी जो मंजूरी है वो इसके लिए एक बड़ी हर्डल है। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ हो भी जाए तो जो मुताल्लिका सूबा होगा जिसमें डिवीज़न करनी है, जिसमें नया सूबा बनाना है, वहाँ से भी उसकी जो असम्बली है उससे 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसी जो आइनी तरमीम है जो इसका बिल होगा उसको वहाँ से भी मंजूरी करानी होगी। तो ये एक जो आइनी प्रोसेस है वो करना होगा। तो उसमें आप खुद देख लें कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो पार्लिमान के अंदर कुछ सियासी जमातें हैं जो कि लिसानी बुनियाद के ऊपर भी सियासत करती हैं और हमेशा से उन्होंने सूबों की नए सूबे बनाने के हवाले से उससे इख्तलाफ किया है। तो ये एक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि आइनी तौर के ऊपर। फिर दूसरी एक इसकी जो रीज़न है कि क्यों अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, वो ये है कि आपने सूबे बनाने हैं, चलें आपने किसी भी तरह से
तमाम जो आइनी प्रोसेस है उसमें तरमीम के लिए भी वो कर लिया, मैनेज कर लिया। उसके बाद है कि आपने इसके रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपने उसकी जो लिमिटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो आगे वो देना है, और उसके लिए भी आपको जो है एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होगी। एक पूरा आपने पूरा एक सूबाई निज़ाम बनाना है, उसमें पार्लियामेंट भी होगी, उसमें नए जो असम्बलियों के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होंगी वो भी होंगी। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डिबेट हमने माजी में भी देखी है, लेकिन वही होता है कि ये क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। एक रीसेंट मिसाल आपके सामने है कि एक जो नहरी मंसूबा शुरू किया गया था और उसकी प्रपोजल आई थी, तो वो उसके ऊपर कितनी आपको सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो नहरी मंसूबा इतना मज़ामत करनी पड़ी, तो ये सूबा तो उससे ज़्यादा बड़ा एक जो इशू है ये तो उसके ऊपर और ज़्यादा कि अमल दरामद या प्रैक्टिकली कितना फीजिबल है कितना नहीं। अगर एकेडमिकली इसको देखा जाए तो आपके ख्याल में क्या थ्योरेटिकली ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नहीं? बिल्कुल देखिए, मैंने तो शुरू में बात की है कि अगर ये बन जाए तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कि पंजाब में भी नए सूबे बनाए जाने चाहिए इंतजामी बुनियाद के ऊपर, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, इवन बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो इतना बड़ा ख्याल अच्छा है, लेकिन काबिल अमल फिलहाल नजर नहीं आता। मजहर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, ये जो तजुर्बात होते हैं ना हमारे यहाँ, बेसिकली जो छोटे सूबे हैं उनका रियासत के हवाले से बड़ा डिस्ट्रस्ट है। इशू ये नहीं है, इशू बेसिकली जब ये बातें की जाती हैं, और अभी हाल ही में यहाँ कराची में कुछ लोग आए थे पंजाब से और बड़े अच्छे सीनियर लोग थे, उन्होंने ये पूरा एक मुकदमा सामने रखा, जर्नलिस्टों के सामने रखा, पूरा एक केस पेश किया। तो पहले तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका काम तो नहीं है ये चीज़ पेश करना, तो क्या वजह। और भी लोगों ने सवाल किया। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट, ये कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इदारे फेल हो गए। बल्दियाती इदारों को आपने बाख्तियार कब बनाया जो फेल हो गए? डेमोक्रेसी को आपने पावरफुल कब किया जो फेल हो गई? ये जब हम एकदम क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं ना, तो ये इसको देखे बगैर हल क्या है। देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी और करप्शन है। आप सूबे बना लें, आप इंतज़ामी यूनिट बना लें, आप और चीज़ें कर लें, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैड गवर्नेंस है, वो चाहे सिविलियन रूल हो या मिलिट्री रूल हो। क्योंकि करप्शन बेहतर है। आपके यहाँ ना मेरिट पे दाखिले मिलते हैं, ना नौकरी मिलती है, ना मेरिट पे प्रमोशन होता है, ना ट्रांसफ़र होता है, ना मेरिट पर काम होता है। आप कोई भी इदारा ले लें, इंक्लूडिंग अदलिया ले लें, आपकी फ़ाइल मूव नहीं होती अगर आप पेशकार को पैसे ना खिलाएं उसमें। ये तो माइंडसेट है। अब हल क्या है? आप एम्पावर करें लोकल गवर्नमेंट को कंप्लीटली। प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स का उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये तमाम बाइख्तियार बल्दियाती इदारे बना दें आप। मेयर के अंडर पुलिस भी हो, सारे सिविक इदारे हों। यहीं जो आपके टाउन्स हैं वो हैं नीचे निचली सतह तक, उनको आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। वो यहाँ के जो टैक्सेस हैं वो वही वसूल करें। आप देख लें ना, दुनिया भर में जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेसिक नर्सरीज होती हैं। आप बाहर की दुनिया में उन्हें ये परवाह नहीं होती कि वेस्टमिनिस्टर में कौन बैठा है या वाशिंगटन डीसी में कौन बैठा है। उनका इशू ये होता है कि मेरा लोकल काउंसलर कौन है, मेरा नीचे जो काउंसिल है वो उसमें कौन आ रहा है। आप देख लें, अभी मेयर का इलेक्शन देख लें न्यूयॉर्क के, लंदन के मेयर का इलेक्शन देख लें, आप इस्तांबुल चले जाएं, आप बॉम्बे चले जाएं। चूंकि एम्पावर है, उसके एक न्यूयॉर्क के मेयर ने पूरा 9/11 कंट्रोल किया था। एक न्यूयॉर्क के मेयर ने, एक लंदन के मेयर ने पूरा लंदन में जो क्राइसिस आते थे, इसलिए कि उसको वो एम्पावर भी है और अकाउंटेबल भी है। बाकी ये जो असम्बलियाँ हैं, इनका काम सिर्फ कानून साजी है। आप देखें, अगर आप सिर्फ एक मिसाल, मुशर्रफ के पीरियड में 2001 में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था, ये सारे जितने जो MNAs और MPAs हैं, सब जो है वो टाउन नाज़िम बनना चाहते थे, सब निचली सतह का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हल बेसिकली एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स प्लस गवर्नेंस। जो ये रोड, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये सब जो है
ये गवर्नेंस के मामलात आते हैं, ये लोकल बॉडीज़ के आते हैं। ये जितने कैंटोनमेंट्स हैं, यहाँ 15 सिविक एजेंसीज हैं, वो एक मेयर के अंडर हो, इसी तरह लाहौर में, इसी तरह दीगर शहरों में। तो आप जब हल जो है वो ये है, जब आप इस बहस में चले जाते हैं कि जी इतने सूबे बना दें, इंतज़ामी यूनिट्स बना दें, तो आप एक ऐसी सियासी बहस में उलझ जाते हैं जिसका कोई हल नहीं होता। कालाबाग डैम क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ? इसलिए कि आपने पॉलिटिकली उस चीज़ को इस्तेमाल किया। अच्छा। उसमें आप देखें तो कि दूसरे जो छोटे सूबे हैं उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं, उनको आप सियासी तौर पे इस बहस को छेड़ दिया जाता है। इसी तरह सियासी तौर पे सूबों की बहस को छेड़ दिया जाता है। अब पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो ये मौक़िफ़ नहीं है कि सूबे नहीं बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब में तो सराइकी सूबे की हिमायत करती है उसमें। बल्कि जब साउथ पंजाब का वो हुआ तो सबसे बड़ी ये नहीं, यही हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हल ये नहीं है। ठीक है, हल जो है वो स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स हैं, मकामी हुकूमतों का निज़ाम है, और इससे प्रोविंशियल और जो नेशनल उनको सोचना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि यहीं से लोग निकल के प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज में पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा है। दो चार सवालात हैं मजीद आपकी कॉन्वर्सेशन से, आई एम श्योर बाकी भी इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहते होंगे। सबका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें एक इनिशियल, फिर उसके बाद मजीद भी इसको आगे बढ़ाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर आप बताएं, आप क्या समझते हैं ये जो सूबा वर्सेस लोकल गवर्नमेंट्स, या इस वक्त सूबे की क्या ज़रूरत है हमें, इसके ऊपर आप अपनी राय का वज़न कहाँ डालेंगे? मैडम शेख, सबसे पहले तो मैं आज अपने बड़े भाइयों जैसे और दोस्त मियां आमिर महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बहस छेड़ी, बाकायदा तौर पर ये मुकदमा चला रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये बात आगे बढ़ा रहे हैं, और शुक्रिया उनका। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या नहीं चाहती, ये एक अलहदा बात है, और मैं तो चाहता हूँ कि नए सूबे बनने चाहिए। और बहसीत पाकिस्तानी बसद अदब मज़हर भाई से कि क्यों नहीं, कि ये कोई लिखा हुआ होता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ चीज़ के लिए कहीं जाकर मुकदमा नहीं लड़ सकता। ये मुल्क हम सारों का है, हम बहसीत पाकिस्तानी कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी राय दे सकते हैं, कोई भी चीज़ों का मसाइल का हल पेश कर सकते हैं। मैं मज़हर भाई की राय मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, मेरी राय से वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्यों ये किसी आइन में लिखा हुआ है कि फ़लाँ फ़लाँ नहीं, सिर्फ ये बात करनी और किसी ने नहीं करनी। मैडम शेख, नए सूबे आज का सबसे बड़ा सियासी नारा होना चाहिए। नए सूबे आज की सबसे बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए और ज़रूरत है। नए सूबे बनाए बिना ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नए सूबे बनाए बिना हम ये अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। नए सूबे बनाए बिना आवाम को बाकी छोड़ें, बुनियादी सहूलतें, बुनियादी हकूक़ नहीं मिल पाएंगे। 78 साल गुजर गए हैं और 78 गुजार लें। मैडम शेख, 78 साल गुजर गए, हमने मार्शल हुकूमतें भी देख ली, सदारती निज़ाम भी देख लिया, पार्लिमानी निज़ाम मतलब वज़राए आज़मों को भी भुगत लिया, और तो और हाइब्रिड निज़ाम के भी नज़ारे देख लिए। मुल्की मसाइल और अवामी मसाइब बढ़ते जा रहे हैं। जो कल थे आज उससे ज़्यादा हैं, जो परसों थे कल उससे ज़्यादा थे। मैडम शेख, 78 साल गुजर गए, आईने पाकिस्तान में भी मौजूद है, तमाम सियासी पार्टियों के मंशूरों में भी है, हत्ता कि 18वीं आईनी तरमीम में भी मौजूद है। लेकिन क्यों कोई जमात मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं दे सकी? क्यों परवेज़ मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम की आज तारीफ़ें होती हैं, ये क्यों नहीं दे सके? ये मरकज़ से सूबे से लोकल गवर्नमेंट की तरफ क्या इनको है? किसने रोका इनको? इनको सरे महल बनाने से तो किसी ने नहीं रोका, एवन फील्ड बनाने से तो किसी ने नहीं रोका, टीटीओं से तो किसी ने नहीं रोका, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से तो किसी ने नहीं रोका, इनको तोशा खानों से तो किसी ने नहीं रोका। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से क्यों किसने रोक लिया है? मैडम शेख, 78 साल हो गए। आप IMF की रिपोर्टें पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें पढ़ लें, UNDP की रिसर्च देख लें, अपने अहले इल्म और दानिश्वरों को सुन लें। सब कह रहे हैं कि मुल्क पर एलीट कैप्चर है, सब कह रहे हैं कि ये मुल्क 10% के लिए तबका अशराफिया के लिए जन्नत है, 90% आवाम के लिए जहन्नम है। मैडम शेख, 2.5 करोड़ हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 44% बच्चे जिन्हें मुकम्मल खुराक नहीं मिल रही, जिनकी मुकम्मल नशोनुमा नहीं हो रही, और जब कल वो जवान होंगे तो आपकी यूथ का क्या हाल होगा? मैडम शेख, 78 साल हो गए हैं, मौजूदा निज़ाम फरसूदा, नाकारा, बदबूदार हो चुका है।
बेरोज़गारी गुर्बत बढ़ रही है, इंसाफ कहीं मिलता नहीं है, तालीम सेहत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल नहीं रहा, कर्जे इतने हैं कि कर्ज़ों का सूद देना मुश्किल हो रहा है। कल गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे थे कि मौजूदा तरक्याती मॉडल 25 करोड़ आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। मैडम शेख, नए सूबे बनाएं, यही भारत ने किया, 9 से 39 पर पहुंच गए, यही दुनिया कर रही है। यूनिट्स बना रहे हैं आप ताकि हर जगह चीज़ें पहुंचें। नए सूबे बनेंगे, गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होगी, मैनेजमेंट बेहतर होगी, सेहत तालीम इंसाफ बेहतर होगा, मिडिल क्लास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबसे अहम बात, मिडिल क्लास पॉलिटिकल लीडरशिप ऊपर आएगी। 4 सूबों पर काबिज इस वक्त हुक्मरानों का आप हाल देख लें, हम तीसरी नस्ल भुगत रहे हैं, तीसरी नस्ल है जिनको हम भुगत रहे हैं। कोई आगे आने की किसी की उम्मीद नहीं है। उसका बाप उसका बेटा, उसका वो बाप उसकी बेटी, वो बाप उसका बेटा, वो बेटी वो बाप, वो उसका चहेता वो उसका लाडला। कितने होंगे? अगर मिसाल के तौर पर 33 सूबे बनते हैं तो 33 इनकी बेटियां बेटी तो नहीं ना होंगे, कोई नए लोग भी आएंगे। ठीक है। तो मैडम शेख, सच्ची बात यह है, मैं तो 26वीं आईनी तरमीम में भी इसका इंतजार कर रहा था, 27वीं आईनी तरमीम में भी इसका इंतजार कर रहा था, और अब मैं दुआ कर रहा हूं कि अगर कोई 28वीं आईनी तरमीम आनी है तो उसमें ये डालें, ये मुल्क और कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। और अगर हमने नए सूबे बना लिए, नई लीडरशिप ऊपर आ गई, और नई लीडरशिप ने ऊपर आकर अब आप देखें कि वो बहावल नगर और वो लाहौर और वो कोयटा के आगे कहां से किधर से आते हैं, और इसी तरह यहां से कराची, खुदा के लिए बस कर दें यार। आपने अपनी जन्नतें बनाई हुई हैं, उन जन्नतों को डिवाइड करने के लिए आप नहीं सोचते, नए लोगों को आने के लिए नहीं सोचते। चंद शाही खानदान है, उनके बालिग मर्द, आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी बात, चंद शाही खानदान है, उनके बालिग मर्द जब खत्म होते हैं फिर कोई ओहदे आगे तकसीम करते हैं। तो नए सूबे बनाएं, इसी में ही हमारे मसाइल का हल है। आपको नहीं पता ना इसका पस मंजर, इन चीज़ों का नहीं पता ना, क्योंकि कालाबाग डैम में मुशाहिद हुसैन सैयद क्या पैकेज लेकर आए थे यहाँ सिंध के, जाके सिंधी जो अखबारात के मुदीरान हैं उनसे जाके पूछें कि किस तरीके से कालाबाग डैम के केस के लिए उन्होंने यहाँ आके उन लोगों को से क्या क्या बातें की थी। दूसरी बात यह कि आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, आप सूबों की बात कह रहे हैं, छोटे सूबे बनने से क्यों नहीं मौरूसियत कहाँ से ख़त्म हो जाएगी? ये किसने आपसे कह दिया? मौरूसियत ख़त्म होगी जब आप लोकल बॉडीज़ को पावरफुल करेंगे, जब आप निचली सतह तक, और मैं तो हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद होता तो ये ज़रूरत ही नहीं होती। छोटे सूबे बनाएगा कौन? कैसे बनेंगे? जो चीज़ लोकल बॉडीज़, जो पावरफुल लॉबीज़ लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करना चाह रही, वो छोटे सूबे कैसे बनाएंगी? क्या सूबाई असेंबलियां बनाएंगी छोटे सूबे? क्या मरकजी असेंबली बनाएगी छोटे सूबे? ये बहस जो लॉजिकल है बात, वो कोई करने को तैयार नहीं है कि एम्पावर करें लोकल बॉडीज को, निचली सतह तक, काउंसलर तक ले जाएं, उनको ताकतवर करें ताकि हर आदमी गली कूचों का जो है वो पावरफुल हो। हम चले जाते हैं एक ऐसी बहस में जो ला हासिल है, जिस तरह कालाबाग डैम की बहस ला हासिल है। सर भट्टी साहब, अगर 1 मिनट इजाजत दे दें। 2 सवाल मैं भी पूछ लेता हूं, भट्टी साहब इकट्ठे जवाब दें। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। भट्टी साहब अगर इजाजत दें, मैं मोहम्मद अली साहब से उनका नुक्ता ले लूं और उसके बाद आपको पूरा टाइम दूंगी जवाब के लिए, आप जितना मर्जी। सिर्फ दो जुमले। पहली बात तो ये है मजहर भाई के साथ कि मैं उनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ सारी बातों से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 78 सालों में हमने ये बल्दियाती निज़ाम को इम्पावर नहीं किया। और यकीन करें मजहर भाई, आप, मुझे पता है कि आप भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम। तो ये सूबे कैसे बनाएंगे? ये तो सूबे भी नहीं बनाएंगे। फिर MNA MPs वजीर जो हैं वो सारे तरक्याती फंड और फीते काटने के चक्कर में। आज सबसे बड़ी जरूरत है नए सूबों की। आज तख्त लाहौर नहीं होना चाहिए, कौन बनाएगा? आज कोयटा नहीं सारों के लिए होना चाहिए, आज बनाएगा कौन होना चाहिए, आज पेशावर नहीं होना चाहिए। ये बनाएगा कौन? बन जाएंगे मतलब भाई, तो सब कुछ हो जाता है, बन जाएंगे इंशाल्लाह, बनेंगे अल्लाह के फजल से। एक दिन बनेंगे। ये ऊपर से कोई भी इम्पोज किया हुआ निजाम इस मुल्क में नहीं चल सकता। सर एक सेकंड सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, मैं चाहती हूँ उसको मजीद भी कंटिन्यू करें। एक मुझे बड़ी ब्रेक लेनी है, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मोहम्मद अली साहब का तज्जिया भी शामिल करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। न सिर्फ मुल्क में बल्कि रिपोर्ट कार्ड स्टूडियोज़ में भी एक बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाए, मौजूदा निज़ाम दुरुस्त है या फिर मुल्क में नए सूबों की ज़रूरत है फिल फॉर। मोहम्मद अली साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद डिबेट में जाएँ, आपका इनिशियल टेक अवे नहीं आया, आप क्या समझते हैं इस वक्त मुल्क की ज़रूरत क्या है? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है मज़ीद सूबों की जो बात है उसका ताल्लुक समाजी इंसाफ से है। तो मैं समझता हूँ पहले तो मुझे आपसे तवक्को है कि जो आपने बाकी शुरका को जितना टाइम दिया है, मेरे साथ भी आप समाजी इंसाफ करेंगी और मुझे उतना ही वक्त देंगी जितना बाकी सबको दिया है। आई होप कि मेरी तवक्को हक बजाने। अच्छा, मैं चूँकि एक एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैंने इस मौजू को बहुत और अंदाज से देखा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुदमाना अंदाज में भट्टी साहब और वज़ीर साहब ने जो बड़े अहम नुकात उठाए उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, 3 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ लीना। पहली बात ये कि दुनिया में भी जो रियासती निज़ाम हैं, जमहूरी हों या मोनार्किकल हों या कम्युनिस्ट हों, उसमें सूबे की क्या अहमियत होती है और कितने सूबे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका फ़ायदा नुकसान मैं आपको क्विकली बता दूंगा। और तीसरी बात, जो मज़हर साहब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा होना पॉसिबल भी है, अगर ख्वाहिश हो भी तो या नहीं। नंबर 1, देखें, आपके जो 4 नेबर्स हैं मैं उनका बता देता हूँ क्विकली, आप बेशक नोट भी कर लें। इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चीन के जो हैं 23 सूबे हैं। ईरान के 31 सूबे हैं। अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं। ठीक है, अगर आप आलमी सऊदी अरब जैसे मुल्क के भी 13 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिसके नीचे गवर्नरेट्स होती हैं। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, अमेरिका आप जानते हैं 50 से ज़्यादा उनकी रियासतें हैं। यूके में 109 काउंटीज हैं, 109 काउंटीज हैं। फ्रांस में 18 रीजन्स हैं जिनके गवर्नर्स होते हैं। अगर आप सिर्फ गूगल कर लें तो 2 मुल्कों का मैं बता देता हूं जो कि ज्यादा मशहूर नहीं है, पेरू और बोलीविया। पेरू के 195 सूबे हैं और बोलीविया के 100 से ज्यादा सूबे हैं, और पेरू की आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है। तो बुनियादी मेरा आर्गुमेंट ये है कि देखें, दुनिया ने तरक्की की है। ये कोई कुरान मजीद का सहीफा नहीं है कि आपके 4 या 5 ही सूबे होंगे। पहली बात, अगर वक्त गुजरने के साथ मैं एक मोटी एग्जांपल देता हूँ। मेरी शादी हुई, मेरे 3 बच्चे हो गए, अब उनकी अगर शादियां होती हैं, वो घर आबाद करते हैं, तो मैंने क्या मजबूर करना है कि आपने इधर ही रहना है? भाई, एक जब पाकिस्तान बना था, यहाँ की 40 मिलियन आबादी थी, आज 250 मिलियन आबादी है। हमारे मसाइल वसाइल उनमें बहुत फर्क पड़ चुका है। तो पहली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और मज़हर साहब का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब जो बुनियादी इशू है वो ये नहीं है कि या मजीद सूबे बनाए जाएं या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए। मैं एज अ ऑब्जेक्टिवली, इंडिपेंडेंटली, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात और सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, इसलिए कि उनकी पूरी सियासत ही डेवलपमेंट फंड के जरिए होती है जो कि सूबाई हुकूमत में उनको मिलते हैं। अगर वो एम्पावर कर देंगे लोकल गवर्नमेंट को, तो उनको करोड़ों रुपए लगा के अपनी इलेक्शन कैंपेन में आने और इलेक्ट होने का फायदा क्या होगा? आप एक थ्योरेटिकल बात करते हैं कि जनाब वो आके कानून साजी करें। ओ भाई, कोई 10 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब रुपए लगा के इलेक्ट होके आता है, आपके ख्याल में पब्लिक सर्विस के लिए आता है? और अगर पब्लिक सर्विस के लिए आता है और वो सिर्फ कानून साजी करने के लिए आता है, तो फिर मेरे जैसे सारे एकेडमिक ही वहां पे बैठे हुए हों, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बुनियादी बात यह है कि छोटे सूबे बनना या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात नहीं है। मैं समझता हूं, अगर बुनियादी इशू ये है कि मैं मजहर भाई से अग्री करता हूं कि देखें, जो आपने लंदन की एग्जांपल दी, इस्तांबुल की, न्यूयॉर्क की, इन तमाम शहरों में बहुत अरसे मैंने काम भी किया है, रहा भी हूं। वहां के आम आदमी को लोकल सतह पे उसके मसले हल हो जाते हैं। अब उसको इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा मसला चीचावती में हल हो जाए, मेरा मसला लसबेला में हल हो जाए, तो आप उसको ताकत और अथॉरिटी के करीब उसको कर रहे हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। देखिए, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट एलिना मैं ये करना चाहता हूँ, हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन का भी मसला इसलिए है कि हमारे जो 4 बड़े सूबे हैं, ना सिर्फ वो बैडली गवर्नड हैं बल्कि लार्ज हैं, और हमारी एथनिक आइडेंटिटी और एथनिक पॉलिटिक्स को वो स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि वसाइल और मौके की जो तकसीम है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो एथनिक आइडेंटिटी की बेसिस पे होती है।
मैं अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं तो मैं अगर बलोच नेटवर्क का हिस्सा हूं तो मेरे उस नेटवर्क से मसले हल होंगे। अगर मैं कश्मीरी नेटवर्क का हिस्सा हूं तो उस नेटवर्क से मेरे मसले हल होंगे। अगर मैं सराइकी नेटवर्क का हिस्सा हूं तो उस नेटवर्क से मेरे मसले हल होंगे। ये वाली चीज तो अगर छोटा यूनिट होगा तो फिर वो यूनिट आपकी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिसिटी, तो फिर वहां पे भी जी मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एथनिसिटी एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी के लिए मेरे लिए हर बंदे की बहुत इज्जत का मुकाम है, लेकिन जब आपकी रियासत के अंदर तमाम मौके और एक्सेस और अथॉरिटी और अपॉर्चुनिटी की तकसीम अगर एथनिक बेसिस पे ही की जाती है तो आपका नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन भी कमजोर होती है और एथनिक आइडेंटिटी और एथनिक पॉलिटिक्स बढ़ती है। और बदकिस्मती से आखिरी बात अलीना, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो 3-4 बड़ी पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, आप जानती हैं कि ये तीनों प्रैक्टिकली 3 सूबों की पार्टीज हैं। और नून लीग का जो मेन गढ़ है पंजाब है, पीपल्स पार्टी का मेन गढ़ सिंध है, पीटीआई का केपीके है। तो उनका एक सियासी मफाद बन जाता है कि वो छोटे सूबे की मुखालफत करें, क्योंकि उनके वोट, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके डेवलपमेंट फंड उस एक सूबे से मुंसलिक हैं। इसलिए अगर आप छोटे सूबों की तरफ जाएंगे तो एथनिक आइडेंटिटी को डिफ्यूज करेंगे। जो जदीद डेमोक्रेसीज हैं, बरतानिया हो या अमेरिका हो, देखें अमेरिका में मैं बहुत साल रहा हूं, वहां पे अगर मेरिट की बेसिस पे, जिसकी मजहर साहब, अलीना मैं आखिरी बात कर रहा हूं, जो मजहर साहब बात कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली यही बात करता हूं कि मैंने मैट्रिक में जिस क्लास में पढ़ा हूं, मेरे साथ एक लड़का मेरे साथ पढ़ा है, लेकिन उसका सिंध रूरल का डोमिसाइल है, इस वजह से वो 200 नंबर कम लेके भी मेरे साथ कॉलेज में बैठेगा। ये कौन सा इंसाफ है? तो बात यह है कि मेरिट को अगर आपने लाना है आगे तो छोटे सूबे जरूरी हैं, जस्टिस को लाना है, अकाउंटेबिलिटी को लाना है, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बेहतर बनाना है, लेकिन ये मैं कहता हूं साइमल्टेनियसली लोकल गवर्नमेंट को भी डेवलप करना चाहिए। और आखिरी बात ये कि बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हमारी सियासी जमातें चूंकि सुबाइयत की अलमबरदार भी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वहीं पे है, मफाद भी है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के उनकी जानिब से इम्कानात में कम देख रहा हूं। ठीक है जी, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या पाकिस्तान में मजीद नए सूबों की जरूरत है? इसी के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। फखर साहब पहले काफी देर से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। फखर? अलीना, मेरे ये जो मोहम्मद अली साहब हैं और भट्टी साहब, इन दोनों से जो एक सवाल है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मेयार नए और छोटे जो सूबे हैं वो बनाने हैं, उसका मेयार ये है कि गवर्नेंस और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इक्वल वो है, तो उसके लिए ये क्या गारंटी है कि जो नए सूबे बनाए जाएंगे उसमें ये तमाम जो आवाम को जो ग्रास रूट लेवल पे ये तमाम तर जो हैं वो मिलेंगे, रिसोर्सेज भी और उसके साथ साथ गवर्नेंस भी? क्योंकि अल्टीमेटली चाहे नए सूबे भी बनेंगे उसमें भी जो एक हुक्मरान ख़ानदान होंगे वही ऑलरेडी होंगे जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, तो ये तब्दीली तो नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप निज़ाम में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक मैं नहीं समझता कि नए सूबे या छोटे सूबे, इंतज़ामी सूबे कोई मसले का हल है। दूसरा ये कि ये जो नए सूबे होंगे, भट्टी साहब बात कर रहे थे कि फ़लाँ का बाप, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी, ये सारे आ जाते हैं। आप जब ये हमारा लोकल गवर्नमेंट का भी था तो वो मज़हर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उस टाइम ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस की ये ख्वाहिश थी जनरल मुशर्रफ के दौर में कि वो बजाय इसके कि वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होने के वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम बने, तो ये इसी तरह का जो है वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर और हमारे मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अडॉप्ट कर जाएंगे जो भी दूसरा इंतजामी सेम निजाम में मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आएगी छोटे सूबों। आर्गुमेंट सवाल मुख्तसर करते ताकि सबको टाइम मिल सके। भट्टी साहब पहले जवाब दे दें इसका, उसके बाद फिर मैं मोहम्मद अली साहब से भी जवाब। भट्टी साहब। मैडम शेख, आप सोचिए कि पंजाब के मिसाल के तौर पर 10 डिवीजन से अगर ये 10 सूबे बन जाते हैं तो मुझे बताएं कि कितने शाही ख़ानदानों के लोग होंगे जो वहाँ होंगे। सर वैसे वो तो हमने देख लिया, अभी ज़िमनी इलेक्शंस में देख लिए, हर भाई, बेटा, चचा, ताया का बेटा, नहीं सारे अपने जानने वाले थे। आ तो जाते हैं। मैडम शेख बिल्कुल ठीक कह रही है, सुन तो ले कि 10 सूबे हैं, अगर पंजाब के एक सूबे की बजाय 10 सूबे जो डिवीजन्स हैं वो 10 सूबे एक सूबा हो जाए तो 10 सूबे पंजाब के आप इस पे गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, मेरिट, इंसाफ, तालीम, सेहत, 10 वज़राए आला में
मुकाबला, और 5 होंगे 6 होंगे, कोई मिडिल क्लास तो नीचे आएगी, डिप्टी सीएम तो कोई और आएगा, कोई चीज़ें नीचे से उभर के आएंगी, नीचे असेंबलियों में लोग नए आएंगे और नए हलके बनेंगे, तो बहुत सारी तब्दीली आएगी और बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। वही लगारी, वही गिलानी, वही मजारी, वो सारे उन सूबों के ऊपर भी हमारे हुक्मरान वही होंगे। तो पहले मेरा ख्याल है कि निज़ाम को बेहतर तो मतलब ये है कि ये जो अब लगारी मिजारी सारे हैं ये ठीक है, ये जो 4 सूबों पे फैसला करके बैठे हैं। देखिए आप जो सारे लोग बहस कर रहे हैं ना, मोहम्मद अली साहब भी, भट्टी साहब भी, देखिए चीज़ ये है कि जब हम भारत की मिसाल देते हैं तो भारत में जो ज़्यादा सूबे बनाए वो किसने बनाए? पार्लियामेंट ने बनाए ना, वहाँ की लोकसभा ने ये चीज़ें की ना, वहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स हैं ना। तो आप जब ये बात करते हैं, जब हम चाहे आप, मैंने फिर वो कहा कि आप लोकल बॉडीज़ को मजबूत करें या आप सूबों की बहस करें, ये फैसला तो पार्लियामेंट को करना है ना। मसला ये है कि अब आप जैसे पार्लियामेंट पे आपने क्वेश्चन, मेरा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ये सारी बातें हो रही हैं ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी तो कुछ सूबाई असेंबली, ये काम करेगी तो वफाकी असेंबली, नेशनल असेंबली करेगी। तो चीज़ ये है कि जो आप बहस कर रहे हैं वो अपनी ही बहस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जो भी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में इसलिए बात कह रहा हूं कि आप अगर ये जोर देते हैं कि भाई इस पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम पास की, मैं वैसे एक चीज में कंफ्यूज हूँ, सारे के सारे मुझे ये बताएं, अगर इस तरह से छोटे यूनिट्स बनते हैं तो फिर क्या हमारी जो असेंबलीज है, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा खाका है वो भी चेंज होगा क्या? जैसे सदारती निजाम या कोई और सेटअप आएगा उसको एकोमोडेट करने के लिए? नहीं, देखिए मैं, अब सिंपल सी चीज है, आपका मुल्क चल रहा है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही ना। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 18वीं तरमीम आई, बाकी चीज़ें छोड़ दें। उस 18वीं तरमीम ने एक हल निकाला 9 महीने की बहस के बाद, जी सर, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से ओपिनियंस लिए, इश्तिहार दिया अखबारों में। उसके बाद उन्होंने हल ये निकाला कि जो पावर रिसोर्सेज हैं वो ट्रांसफ़र हों विफाक से सूबों को और सूबों को निचली सतह तक। ठीक है। जो चीज़ हम बहस कर रहे हैं वो ये कि सूबाई सतह पे से नीचे नहीं जा रही बात। नहीं सर, हम बहस ये कर रहे हैं कि क्या इस वक्त मुल्क में मजीद सूबों की गुंजाइश है? मैं ये बहस कर रहा हूं कि उसका ऑल्टरनेट जो है वो ज्यादा फीजिबल है। सूबे इसलिए फीजिबल नहीं है कि ये पार्लियामेंट आपने करना तो इसी पार्लियामेंट से है ना, या कोई आके इम्पोज करेगा ये चीज? मैं ये बात कह रहा हूं, कोई आके इम्पोज तो नहीं करेगा। तो जो इस पार्लियामेंट ने पास की है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू आंसर वो वाला, मैं थोड़ा सा इस चीज में भी कंफ्यूज्ड हूं। भट्टी साहब अगर एक सेकंड दें, चले एक जुमला आप बोल लें प्लीज, मौके से रखिएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मजहर भाई 18वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, कौन कह रहा है कि किसी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है और नए सूबे बन जाने हैं? इसी से ही होना है। और जब 26वीं हो गई है, 27वीं हो गई है, जब नए सूबे तय हो जाएंगे, ये भी हो जाएगी, कर लें आप। ये हो गए, उसके रिपरकशंस भी देख लीजिएगा। 27वीं तरमीम के जो पॉलिटिकल रिपरकशंस आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये जो गैर जमाती इंतखाबात क्यों करवाए गए थे, इस मुल्क को बरादरियों, चौधरियों इनमें तकसीम करने के लिए गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए थे, ताकि मेन स्ट्रीम जिस नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब के, नेशनल लेवल की पार्टी खत्म हो गई है, ये उसकी बुनियाद गैर जमाती इंतखाबात करवा के रखी गई थी। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मोहम्मद अली साहब से भी सवाल कर लें क्योंकि वक्त हमारे पास 1-1.5 मिनट ही रह गए। मोहम्मद अली साहब, 2-4 नुकात हैं। एक तो सर मैं थोड़ा सा इस चीज़ में कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या मौजूदा जो हमारा सेटअप है असम्बलीज़ का, एज इन विफाक होगा और बाकी सब, क्या यही सेटअप फिर रहेगा? मजीद स्मॉलर यूनिट्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें उसको भी बदलना पड़ेगा? कोई सदारती निज़ाम वगैरह की तरफ हम जाएंगे? प्रैक्टिकली इसको हमें बताइएगा। दूसरा सर, महंगे बड़े होते हैं सूबे, छोटे यूनिट्स बनाना और उनको अकोमोडेट करना, फिर उनकी असेंबलीज, उनके, तो ये सब कुछ क्या पाकिस्तान इस वक्त कर सकता है? बिल्कुल, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ और शॉर्ट कमेंट भट्टी साहब और मजहर भाई के हवाले से भी। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक इर्तिका का प्रोसेस है। ग्रेजुअली जो अल्टीमेट एंड स्टेट है, मैं मजहर साहब से एग्री करता हूँ, वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आम आदमी के मसला उसके घर की दहलीज पे उसको अपॉर्चुनिटी लोकल लेवल पे मिले, उसको जस्टिस फौरी मिले, उसको इस्लामाबाद ना आना पड़े,
उसको टाइम और वसाइल ज़ाया ना करने पड़े और मेरिट का बोलबाला हो। तो बुनियादी तौर पे ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेटली जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए ही होगा। अगर मौजूदा पार्लियामान में बैठे हुए लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट में पहले भी क्वालिफाई कर चुका हूं कि नहीं है कि वो एथनिक आइडेंटिटी से बालातर होके जो डेवलपमेंट फंड उनको प्रोविंशियल असेंबलीज में मिलते हैं वो लोकल गवर्नमेंट को फंड्स दें या छोटे सूबे बने और अपनी पावर और अपने वसाइल कम करें, तो उसकी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए इसके इम्कानात कम हैं। लेकिन जरूरत डेफिनेटली इस बात की है कि आम आदमी को, आज हम 25 करोड़ की आवाम का मुल्क हैं, उसके दहलीज पे पहुंचाना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसके बारे में सोचना चाहिए डेफिनेटली। ठीक सर, अब सवालात का मुख्तसरन जवाब दे दिए। क्या आप समझते हैं मौजूदा सेटअप के अंदर ही ये छोटे सूबों का क़याम होगा, इसी में अकोमोडेट किया जाएगा, या पूरा का पूरा आपको ढांचा बदलना पड़ेगा जो मेन स्ट्रक्चर है, एज इन कोई सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे हम, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कुछ? नहीं, देखिए, शॉर्ट कमेंट ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू और उसको अमेंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो मौजूदा सूबे ही है ना। अगर आपने नए सूबे बनाने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब हम डिफैक्टो या डिजूरे हम चले जाएंगे सदारती निज़ाम की तरफ, एक ऑलमोस्ट खाका वही बनेगा। नहीं, देखिए, मैं दोबारा बता देता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये आपके फेडरेटिंग यूनिट हैं। अलीना, कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई और डिफाइन करता है पाकिस्तान क्या है और किन सूबों पे मुश्तमिल है, तो उसकी तारीफ और तशरीह को रिव्यू किया जाएगा तो तभी ये बनेंगे ना। और जाहिर बात है कि हमारे 2/3 मेजॉरिटी से मौजूदा मेंबरान अगर इसको अग्री करेंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ें बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इकोनॉमिकली, उसके अंदर ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज नहीं होगी? देखिए, ये वन नाइट या एक दिन या एक फौरी तौर पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर, जिस तरह मजहर भाई ने कहा, इस पे सेर हासिल, इंक्लूसिव, जामिया बहस होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे डिबेट होनी चाहिए, तमाम आरा आनी चाहिए, उसके ऊपर इनपुट आनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और उसके मुताबिक एक कंसेंसस के नतीजे में एक पीसफुल, लॉफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए से हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन और बड़ी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़े, जहां आपकी कोई खर्चा नहीं होगा मैडम। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे एक डिवीजन है, उसमें डीसी हॉल भी है, उसमें कमिश्नर ऑफिस भी है, उसमें कम्युनिटी हॉल भी हैं, उसमें बल्दियाती निज़ाम के लिए वो जो लेकिन आप लेट्स से आप पंजाब को दो आप पंजाब को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए अलग से सेक्रेटेरिएट चाहिए होंगे, अलग से सूबाई असेंबली चाहिए होंगे। मैडम शेख, मुल्तान में भी, आप पिंडी में भी तो बैठा है ना लाहौर हाई कोर्ट का बेंच, मुल्तान में भी बैठा है, बाबरनगर में भी बैठा है, परमानेंटली आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर ये पार्लियामेंट, अगर ये सूबाई असेंबलियां इस बात पे एग्री कर जाएं तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई खर्चा नहीं है, एनुअली खर्चा कम होगा, एनुअली करप्शन कम होगी, लूटमार कम होगी। जाते जाते मुझे सिर्फ एक बात बता जाए, वक्त बड़ा कम है, ये सिंध से बात क्यों शुरू हुई है? ये क्या पहले फेज में सिंध को मजीद डिवाइड करने की बात है, इसलिए ये सिंध में आए हैं, या फिर ये पूरे मुल्क में एक एक्सरसाइज होगी? इससे मुतालिक कोई राय देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसको गलत ना ले। कोई सिंध के पहले सिंध नहीं है, पूरे मुल्क में बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा भी वैसे ही है, बलूचिस्तान भी, पंजाब भी, सिंध भी। नहीं, वो आगे जाके किसी खास पार्टी या किसी खास के लिए नहीं, सूबे के लिए नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं, सब इक्वल होगा। सिंध में क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई जाती है, इसलिए वहां पे ज्यादा कंसल्टेशन का वो चलता है। और वैसे देखा जाए तो चारों सूबों में ये अलीना, खैबर पख्तूनख्वा सूबे का सिर्फ नाम तब्दील करना था, तो उस पे जो जितने मसाइल का सामना करना पड़ा था वो सबके सामने है। तो ये सूबों की बाउंड्रीज तब्दील करना आप पे डिपेंड करता है। ये मसाइल, ये जो नकारा मसाइल, फरसूदा मसाइल आपने सामना करना है कि वो जो छोटे छोटे मसाइल है उनसे डरना है। भट्टी साहब, आपकी कॉन्वर्सेशन से मुझे इस तरह से तासुर मिल रहा है कि शायद पूरा का पूरा जो सेटअप है उसको फाइनलाइज कर लिया गया है, ये सिर्फ हमारा माइंड बनाया जा रहा है या पब्लिक का थोड़ा सा। मैडम शेख, अगर आपके हाथ में पेन और कागज नहीं तो दुआ करें, अल्लाह करे किसी ने कर दिया हो और ये हो जाए। ये राय और ये सोच KPK में भी मौजूद है, वहां पे भी
हजारा के जो लोग हैं वो एक प्रोविंस की बात करते हैं। सर केपीके के अंदर तो गुजरांवाला का चीफ मिनिस्टर केपीके के अंदर तो सर अभी मर्जर हुआ है, थोड़े अरसे पहले ही मर्जर हुआ है। सिर्फ ये सारे सवालात आपका दिल नहीं करता मैडम शेख आपका दिल नहीं करता मैं सुबह गुजरांवाले का वजीर आला बन के आपके रिपोर्ट कार्ड में बैठूं? सर मेरा दिल ये करता है, सर मेरा दिल ये करता है कि जो कुछ भी होना उसमें बड़ी डिलिब्रेशन, उसमें बड़ी सोच फहम। सर मेरा दिल चाहता है, नहीं वो गुजरांवाला इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे धुंध छा जाती है ना, तो इसलिए भट्टी साहब के लिए आसान होगा वहाँ पे बनना। एनीवेज जी, मेरा दिल अगर पूछे तो ये चाहता है कि अगर इस तरह के कोई स्टेप्स हैं तो उसके ऊपर सोच विचार हो, एक्चुअली बिठा कर लोगों को पूछा जाए, एकेडमिक्स को, सिविल सोसाइटी को, पब्लिक एट लार्ज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कि क्या फ़ायदे में है क्या नुकसान में है। ऐसा ना हो कि बस एक आइडिया प्रपोज किया जाता है और फिर एक हफ्ते बाद हम उठते हैं और बता दिया जाता है कि जी वो आईनी तरमीम हो रही है, ये हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहरहाल सवालात बहुत से हैं इससे मुतल्लिक, और भी बहुत से नुक्ते हैं जिसके ऊपर आने वाले दिनों में फिर हम बहस रख लेंगे, बिकॉज प्रोग्राम का टाइम ऑब्वियसली आपको पता महदूद होता है। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।